नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो शेरशाह सूरी के बारे में है। देखिए, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से 1545 तक रहा, पर ये जो सूर वंश था वो 1540 से 1555 तक रहा। पर हम 1540 से 1545 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 साल तक शेरशाह सूरी ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद जो शासक आए वो इतने योग्य नहीं थे और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जिनके बारे में हम पढ़ें। तो शेरशाह सूरी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जब बिलग्राम का युद्ध हुआ उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और यहाँ पर भारत में दिल्ली वाले क्षेत्र में सूर वंश की इसने स्थापना कर दी। तो आज हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे और इसने क्या क्या व्यवस्थाएं की उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जो सूर वंश था उसका जो टाइम पीरियड था वो 1540 से 1555 तक रहा। देखिए, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ वो डॉक्टर कानूनगो के हिसाब से 1486 में हुआ था। 1572 भी लिखा गया है कई जगह, इसमें विवाद है, पर इनके हिसाब से डॉक्टर के.आर. कानूनगो के हिसाब से 1486 में ही इसका जन्म हुआ था। इसका जो बचपन का नाम था वो था फरीद खां। ये एक अफगानी था, अफगान के वंशज से ये पैदा हुआ था और इसका जो पिता था वो हसन खां था। देखिए, इसके पिता की 4 पत्नियां थी और ये जो फरीद खां था ये इसकी पहली पत्नी का लड़का था। और जो इसकी चौथी पत्नी थी हसन खां की, वो इससे नाखुश थी, यानी कि इसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी इसके साथ। और इसने क्या किया, फरीद खां ने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जौनपुर चला गया। उस समय जौनपुर बहुत ही प्रसिद्ध था, यहाँ पर इसने शिक्षा ली। और बाद में जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो ये जमींदार था इसका पिता, और इसने क्या किया कि अपने सारी जो पिता की जो संपत्ति होती है उसे छोड़कर ये 1520 में बहार खां लोहानी, जो बिहार का एक सूबेदार था, उसके पास चला गया। अब ये बहार खां लोहानी के पास गया और बहार खां लोहानी ने इसकी बहादुरी को देखकर इसे अपने बेटे का गुरु नियुक्त कर दिया, यानी कि जो अंगरक्षक होते हैं उसे नियुक्त कर दिया। और ये बहार खां लोहानी के साथ ही वहां पर रहा करता था। एक बार क्या हुआ कि बहार खां लोहानी ने शिकार करने के लिए वो गया जंगल में, उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे और ये फरीद भी था। तो क्या हुआ कि वहां पर एक शेर आ गया और इस फरीद ने क्या किया कि खेल खेल में इस शेर को हरा दिया और इसीलिए इसका नाम पड़ गया शेर खां। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी, यानी कि इसने कहा कि फरीद, तुमने तो खेल खेल में ही शेर को खा गया तू, इसलिए शेर खां की उपाधि इसे मिली थी। और बहार खां लोहानी क्या था, बिहार का एक सूबेदार था। बाद में क्या हुआ कि बहार खां लोहानी ने दक्षिण बिहार में अपना कब्जा स्थापित कर दिया और ये मोहम्मद शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह कौन है? बहार खां लोहानी। इसने दक्षिण भारत में कब्जा कर लिया और मोहम्मद शाह के नाम से ये वहां पर प्रसिद्ध हुआ। बाद में क्या हुआ कि जब बहार खां लोहानी जो था, जो मोहम्मद शाह था, वो इसकी बहादुरी से बहुत ही प्रसन्न था, यानी कि फरीद जो शेर खां था, इसने क्या किया बहार खां लोहानी ने कि इसके हाथ में, जो शेरशाह था, इसके हाथ में बहुत सारी पावरें दे दी, तुम ये काम करोगे, यानी कि बहुत ही जिम्मेदारी का काम इसे दे दिया। और आसपास के जो लोग थे वो इससे नाखुश हो गए शेर खां से। अब इसने क्या किया, शेर खां जो था वहां से भाग गया और बाबर की सेना में ये भर्ती हो गया, यानी कि 15 महीने तक शेरशाह सूरी जो था वो बाबर की सेना में भर्ती हुआ था। अब बाबर की सेना में जब ये भर्ती हुआ तो इसने चंदेरी का युद्ध भी लड़ा था बाबर के साथ, और बाबर की सब कमजोरियों को ये जानता था कि बाबर की कौन कौन सी कमजोरियां हैं, क्योंकि ये सेना में भर्ती था, इसे सब कुछ पता था कि तोफ कहाँ पे रखते हैं, बारूद कहाँ पे रखते हैं और क्या क्या कमजोरी है बाबर की सेना में। बाद में इसने क्या किया कि 1528 में ये वापस बिहार लौट गया, क्योंकि उस समय बहार खां जो था उसकी मृत्यु हो गई और इसने इसका साम्राज्य हथियाने के लिए इसकी पत्नी दुद्दू बेगम से शादी कर ली। दुद्दू बेगम जो थी वो बहार खां लोहानी की पत्नी थी। इसका साम्राज्य हथियाने के लिए इसने दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया और बहार खां लोहानी का साम्राज्य इसके हाथ में आ गया। अब शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत ए आला की उपाधि इसने धारण की, यानी कि इसने बहार खां लोहानी जो था
इसका साम्राज्य हथिया लिया और आसपास के क्षेत्र में ये हमले करने लगा, यानी कि अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। और इसने बंगाल के क्षेत्र पर हमला किया, वहां पर नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत ए आला की उपाधि इसने धारण की। इससे क्वेश्चन बनता है, इसे आप याद रखिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। देखिए, शेरशाह सूरी ने 1530 में चुनार के किले का शासक जो था उसे भी हरा दिया और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। उस समय चुनार का किला जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध था, वहां पे बहुत ही धन संपदा थी और इस किले को जीतना बहुत ही मुश्किल था। तो इसने 1530 में इस किले को जीत लिया और फिर उसके बाद इसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया 1540 में। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ उसके पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं हार गया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया। उसके बाद इसने 1540 में बिलग्राम का युद्ध किया और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया और हुमायूं सिंध वाले क्षेत्र में चला गया और उसके स्थान पर अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब शेरशाह सूरी के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसने अपने आसपास के क्षेत्र को भी जीतने का प्रयास किया और यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जिसे पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि 1541 में बंगाल का विद्रोह हो रहा था। उस समय जब शेरशाह सूरी यहाँ पर शासक बना तो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के राजाओं ने विद्रोह कर दिया। तो इसने बंगाल विद्रोह का दमन करने के लिए वहां पर आक्रमण किया और वहां पर 16 सरकारों में से बांट दिया। अब सरकारें क्या थी, आज की जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी तरह इसने बंगाल को 16 भागों में बांट दिया। उस भाग का यानी कि सरकार का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे शिकदार ए शिकदारान कहा जाता था, जिसके हाथ में इसकी पावर होती थी डिस्ट्रिक्ट की। तो इसने आज का जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सरकार बोला गया। तो इसने 16 सरकारों में वहां पर बंगाल को बांट दिया। उसके बाद इसने मालवा विजय की 1545 में, फिर उसके बाद रायसीन विजय की 1543 में और रायसीन विजय में इसके ऊपर एक कलंक लग गया। यानी कि इसने क्या किया कि पूर्णमल चौहान जो था, जो यहाँ का राजा था रायसीन का, इसके ऊपर इसने आक्रमण करने की सोची और पूर्णमल चौहान जो था इसने इसके साथ संधि कर ली। जो शेरशाह सूरी था उसने कुरान पर हाथ रख के ये कहा कि तुम हार मान लो, मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। और ये जो था पुरमल चौहान, इसने हार मान ली, पर फिर भी शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इसके जीवन में सबसे बड़ा कलंक था, क्योंकि इसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, फिर भी इसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद इसने मारवाड़ पर हमला कर दिया और जो मारवाड़ का क्षेत्र था वहां पर जो राजपूत थे उन्होंने शेरशाह सूरी को पराजित करने के लिए ठान ली थी। यानी कि शेरशाह सूरी पराजित होते होते बच गया और इसने एक शब्द कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान को खो देता। क्योंकि जो मालदेव था योद्धा था, यानी कि ये जो राजा था वो बहुत ही बहादुर राजा था और इसने शेरशाह सूरी से बहुत ही अच्छे से युद्ध कर दिया, पर लास्ट में शेरशाह सूरी जीत गया और ये मालदेव से बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसने ये कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं पूरे हिंदुस्तान को खो देता। कलिंजर अभियान जो था इसका 1544 में, देखिए कलिंजर अभियान में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। देखिए कलिंजर का जो किला था उसको इसने चारों तरफ से घेर लिया। अब 7 महीने हो गए घेरे हुए, क्योंकि घेरे इसलिए लगाते थे ये किले के आसपास क्योंकि बाहर का जो सामान था वो किले में नहीं जा सकता था। अब ये जो राशन होता था किले में वो तो खत्म होगा, तो बाहर से जो सामान आता था उसको इन्होंने रोक दिया और आसपास के क्षेत्र में, किले के आसपास के क्षेत्र में इसने घेरा लगा दिया। और 7 महीने जब हो गए तो इसने कहा कि कलिंजर के किले के जो दरवाजा है उसके ऊपर बारूद से हमला कर दो। तो जब बारूद गोला यहाँ पर लगा दरवाजे पर, कलिंजर के दरवाजे पर, और ये वापस हो गया, ये जो बारूद का गोला था ये वापस हो गया और इसने जो ढेर लगाया था बारूद का उसके ऊपर ये गोला गिर गया, तो इसकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। तो कलिंजर अभियान में ही इसकी मृत्यु हो गई, पर इसने कलिंजर को भी जीत लिया था। अब देखिए शेरशाह सूरी जो था उसने इस पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये शेरशाह सूरी था जिसने बहुत ही ज्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का और अंत में 1544 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए शेरशाह सूरी ने
कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किए, जिसका फायदा बाद में अकबर ने भी उठाया, क्योंकि इसने ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी जिसका पूरा फायदा अकबर को हुआ। तो इसके प्रशासनिक व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। देखिए, इसने पूरे साम्राज्य को 47 इकाइयों में बांट दिया, यानी कि सरकारों में बांट दिया। मैंने आपको कहा कि सरकार यानी कि डिस्ट्रिक्ट, 47 भागों में इसने विभाजित कर दिया था अपने सरकार को, और 16 भाग क्या थे, बंगाल में ही थे। तो सरकार क्या होती थी, उसमें शिकदार ए शिकदारान होता था, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखता था, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी होता था शिकदार ए शिकदारान, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। उसके बाद मुंसिफ ए मुंसिफान होता था, जो न्याय व्यवस्था को बनाए रखता था। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो सरकार में क्या होते थे, 2 मुख्य अधिकारी होते थे, शिकदार ए शिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। जो सरकार के नीचे क्या होता था, परगना, यानी कि आज का जो तहसील होता है उसे परगना कहा गया। इसमें 3 अधिकारी होते थे, पहला शिकदार जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था, उसके बाद अमीन जो राजस्व एकत्रित करता था, और दूसरा मुंसिफ जो न्याय मामलों को देखता था। तो परगना, सरकार के बाद क्या आ गया, परगना, उसके बाद आता है गांव। जैसे आज तहसील होती है उसके बाद गांव आता है, तो इस तरीके से इसने सरकार, परगना और गांव में अपने साम्राज्य को बांट दिया था, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो गांव में क्या होते थे, एक होते थे पटवारी और दूसरे होते थे कानूनगो। अब देखिए, इसने केंद्रीय विभाजन भी किया था, जैसे दीवान ए विजारत जिसे वित्त विभाग कहा गया, दीवान ए अर्च जिसे सैन्य विभाग कहा गया, दीवान ए इंशा जिसे रायसिव या जिस सचिवालय जो होता था उसे कहा जाता था, और दीवान ए रसालत जो धार्मिक और विदेशी मामलों को देखता था। तो इसने अलग अलग विभाग बना दिए थे जो सीधे राजा के अंडर होते थे, और इससे इस साम्राज्य की अच्छे से व्यवस्था यहाँ पर चल पाती थी। अब इसकी भू राजस्व व्यवस्था को हम देखते हैं। इसने क्या किया कि गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि का नाप किया, और उस भूमि को 3 भागों में बांटा। एक था उत्तम भूमि और मध्यम और निम्न, यानी कि जो अच्छी भूमि होती थी जहां पर फसल अच्छी उगती थी उसके ऊपर अलग टैक्स लगाए जाते थे, मध्य भूमि में अलग टैक्स, और निम्न भूमि जो होती थी उसके ऊपर कम टैक्स लगाया जाता था। और ये राजस्व का क्या था, 1/3 भाग भू राजस्व के तौर पर ये लेता था, जिसे जामवती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इसने पट्टा और कबूलियत भी शुरू कर दी थी। पट्टा क्या था, यानी कि एक किसान की भूमि के बारे में इसमें लिखा गया था। एक पट्टा, एक कागज होता था जिसमें किसान की भूमि कितनी है, इसके ऊपर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसको टैक्स कितना देना है, तो इसे पट्टा कहा जाता था। और ये जो पट्टा था एक सरकार के पास रहता था, पटवारी के पास रहता था, और दूसरा जिसे कबूलियत कहा गया वो किसान के पास रहता था। यानी कि ये भूमि का जो लेखा जोखा है एक किसान के पास रहता था जिसे कबूलियत कहा जाता था, और दूसरा जो पटवारी के पास होता था उसे पट्टा कहा जाता था। तो इसने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू की थी। और भी इसने टैक्स लगाए थे, जैसे खिराज जो भूमि कर था, जीराबाना जो भूमि के नाप के लिए लिया जाता था, और महासिलाना जो राजस्व अधिकारियों को के लिए लिया जाता था। ये 5% होता था। तो अलग अलग टैक्स इसने यहाँ पर लगाए थे। देखिए, शेरशाह सूरी ने कई सारे रोड बनाए ताकि इसकी आर्थिक व्यवस्था जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो सके, क्योंकि अच्छे सड़कें होंगी तो व्यापार भी अच्छे से हो पाएगा। जो सड़क के आजम है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो बंगाल से शुरू होकर आज के काबुल तक ये सड़क जाती है, तो इसका निर्माण इसने करवाया था। और भी इसके साथ बहुत सारी सड़कें थी, जैसे आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, आगरा से चित्तौड़ तक जाती थी, लाहौर से मुल्तान तक सड़कें जाती थी। तो इसने सड़कों का निर्माण करवाया ताकि इसका व्यापार अच्छे से हो सके। देखिए, शेरशाह सूरी ने इसकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो इसने अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित होकर इसने अपनी सैन्य व्यवस्था बनाई थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू की थी और हुलिया रंगने की व्यवस्था शुरू की थी। घोड़े दागने का मतलब है कि जो घोड़े होते हैं उसके ऊपर निशान बना दिया जाता है जिससे पता चल सके कि ये मेरे ही साम्राज्य का घोड़ा है। और हुलिया इसलिए रंगते थे क्योंकि जासूस होते थे जो सैनिकों में मिल जाते थे, इसलिए इसने हुलिया रंगने की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू कर दी। जो बहुत ही बहादुर सैनिक होते थे उनका ये हुलिया रंगता था ताकि उनकी पहचान हो सके। तो ये जो सैन्य व्यवस्था थी इसने अलाउद्दीन खिलजी से ली थी। देखिए, शेरशाह सूरी ने बहुत सारे सिक्के चलवाए थे,
ताकि इसकी जो व्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो काफी अच्छी हो सके और लेन देन की व्यवस्था भी काफी अच्छे हो सके। तो इसने अपने सिक्कों पर फारसी और देवनागरी भाषा में लेख लिखवाए थे और इसने बहुत सारे सिक्के शुरू किए, जैसे रुपया जो चांदी का सिक्का होता था, और दूसरा था अशरफ जो सोने का सिक्का हुआ करता था, और दाम यानी कि तांबे का सिक्का जो होता था उसे दाम कहा जाता था। और ये जो सिक्के थे ये अंग्रेजों के समय भी चले, यानी कि लगभग 1834 या 35 तक ये सिक्के चले। दाम जो था वो 1834 तक चला, ये अंग्रेजों के समय में भी चलते रहे। तो शेरशाह सूरी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जिसका फायदा जो था वो अकबर ने बाद में उठाया था। देखिए, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका जो मकबरा है वो बिहार में स्थित है, इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण भी करवाया है जो दिल्ली में स्थित है। ये इसका मकबरा है जो सासाराम में स्थित है बिहार में, और ये है पुराना किला जो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। तो इससे भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। देखिए, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से 1545 तक रहा। इस 5 साल में शेरशाह सूरी ने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दी, जिसका फायदा अकबर को हुआ। देखिए, 1545 से 1555 तक 1545 से 1555 तक सूरवंश में ऐसे राजा हुए जिनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाद में 1555 में फिर से हुमायूं ने सूरवंश को हरा दिया और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। पर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर अकबर जो है वो अब यहाँ पर राजा बन गया। अगले लेक्चर में हम मुगल वंश को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम अकबर को पढ़ेंगे और अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसे हम देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। ये मेरा टेलीग्राम और फेसबुक चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी जीमेल आईडी है, यहाँ पर कुछ भी आपको पूछना हो यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।